खान सर, एक ऐसा नाम जो आज इंडिया के डिजिटल एजुकेशन स्पेस में आप कह सकते हैं एक फिनोमेना बन चुका है। करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन हाल ही में उनके कुछ बयानों को लेकर ना काफी गंभीर सवाल उठे हैं। तो चलिए आज इसी पूरी आलोचना का एक अनबायस्ड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जरा इनकी पहुंच का अंदाजा लगाइए। उनका जो YouTube चैनल है खान जीएस रिसर्च सेंटर, उस पर 2.3 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये उनकी जबरदस्त अनबिलीवेबल रीच को दिखाता है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है ना? वो हजारों लाखों युवाओं को सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए, ये वो लोग हैं जो कल हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को चलाएंगे, उसे आकार देंगे। तो ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बस यहीं से ये पूरा विश्लेषण शुरू होता है। एक YouTube चैनल है द श्याम शर्मा शो। उन्होंने एक एनालिसिस किया है जिसमें खान सर के कुछ वायरल बयानों पर सवाल उठाए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसी सोर्स वीडियो में दिए गए तर्कों को एक एक करके बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स पर जो आलोचना है वो, फिर इंडियन हिस्ट्री पर उनके कुछ दावे, इसके बाद हमास विवाद, और आखिर में क्या उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। यही 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जियोपॉलिटिक्स पर आलोचना, मतलब भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो बातें कही गई हैं उन पर। तो सोर्स के मुताबिक खान सर का एक दावा यह है कि मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है। मतलब उनका कहना है कि पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते मौजूदा सरकार के अंडर कांग्रेस के दौर से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। लेकिन जो सोर्स वीडियो है वो इन दावों को पूरी तरह से नकारता है। वो कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देता है, जैसे श्रीलंका को भारत ने एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज दिया, अफगानिस्तान में तालिबान ने वादा किया कि वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को नहीं होने देंगे, और भूटान के पीएम तो पीएम मोदी में बोधिसत्व देखते हैं, और भारत ने वहां 10,000 करोड़ के निवेश का भी ऐलान किया है। तो सोर्स का तर्क ये है कि ये सारे एग्जाम्पल्स तो दिखाते हैं कि रिश्ते असल में मजबूत हुए हैं, कमजोर नहीं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां बात होगी इंडियन हिस्ट्री की, और खास तौर पर डॉक्टर BR अंबेडकर और कश्मीर मुद्दे से जुड़े कुछ दावों की। यहां सोर्स खान सर के एक और दावे को हाईलाइट करता है। दावा ये कि अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथ में एक अलग देश बनाना था। अगर वे चाहते तो जिन्ना की तरह ही बना सकते थे। मतलब उनके पास इतनी पॉलिटिकल पावर थी। पर क्या यह सच है? सोर्स इस दावे को चैलेंज करने के लिए 1946 के प्रांतीय चुनावों का डेटा सामने रखता है। देखिए, उस चुनाव में जो रिजर्व्ड सीटें थीं 151, उनमें से कांग्रेस को मिली 142 और डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को सिर्फ 2। तो सोर्स का पॉइंट क्या है? उनका तर्क यह है कि हाँ, डॉक्टर अंबेडकर इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस खास ऐतिहासिक पल में उनकी जो इलेक्टोरल पावर थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के लेवल की बिल्कुल नहीं थी। अब बात करते हैं कश्मीर की, और यहां पर एक बड़ा सवाल है, कश्मीर समस्या की शुरुआत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? सोर्स के मुताबिक खान सर कहते हैं कि जिम्मेदार महाराजा हरि सिंह थे, कि वो एक हठी व्यक्ति थे। वहीं सोर्स का अपना तर्क यह है कि असली जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नेहरू की थी। इस बात को समझाने के लिए सोर्स ये टाइमलाइन सामने रखता है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए। लेकिन सोर्स का कहना है कि इसके बाद नेहरू ने सेना भेजने में कथित तौर पर 3 दिन की देरी की, और जब सेना भेजी भी तो उसके बाद युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और मामले को UN ले गए। सोर्स के मुताबिक इसी देरी और फैसलों ने संकट को बढ़ाया। ठीक है, अब आते हैं अगले बड़े विवाद पर, और ये जुड़ा है हमास और इजराइल को लेकर दिए गए बयानों से। सोर्स के मुताबिक खान सर ने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पूछा। सवाल था, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना, क्या हमें हमास को मानना चाहिए? अब यह सवाल ही पूरी बहस की जड़ बन गया। इस पर सोर्स का खंडन बिल्कुल सीधा है। वो कहते हैं, पहली बात, इजराइल ने 2008 के मुंबई हमलों की ऑफिशियली निंदा की थी। दूसरी बात, उसने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों पर बैन भी लगाया। तीसरा, हमास का तो ऑफिशियल चार्टर ही इजराइल को खत्म करने की बात करता है। और आखिर में, इजराइल हमारा एक की डिफेंस पार्टनर है जिसने 1999 कारगिल युद्ध में हमारी मदद की थी। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। यहां सोर्स एक थ्योरी देता है। वो इन सब बयानों के पीछे
एक संभावित मकसद की बात करता है। तो सोर्स की थ्योरी क्या है? उनका अनुमान है कि ये जो बयान है ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये राजनीति में एंट्री करने के लिए एक सोचा समझा डेलिब्रेट मूव हो सकता है। और इस थ्योरी के पीछे सोर्स ये लॉजिक देता है। 1. बिहार में एक पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम है। 2. खान सर की पॉपुलैरिटी इस वक्त अपने पीक पर है। 3. उनके हालिया बयान मौजूदा केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। और 4. साथ ही वो नेहरू जैसे कांग्रेस के पुराने नेताओं का बचाव भी दिखते हैं। तो क्या ये सब किसी विपक्षी पार्टी के लिए खुद को एक उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की रणनीति हो सकती है? सोर्स का यही मानना है। देखिए, ये पूरा मामला ना एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। इसे कह सकते हैं क्राउड सोर्स्ड स्क्रूटनी। मतलब डिजिटल युग में जब आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं तो आपकी हर बात, हर बयान को आम लोग ही फैक्ट चेक कर सकते हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं। और इस सब के केंद्र में जो मुद्दा है वो है इन्फ्लुएंस के साथ आने वाली इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब आपका इतना ज्यादा प्रभाव हो तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। ये इन्फ्लुएंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। आपकी रीच जितनी बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल उठेंगे तो आपकी स्क्रूटनी यानी जांच भी होगी। और फिर आखिर में सवाल आपके इंटेंट यानी इरादे पर भी उठेगा। सोर्स का जो फाइनल पॉइंट है वो ये कि जब आप भविष्य के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कल देश चलाएंगे, तब एक्यूरेसी यानी सटीकता सबसे ऊपर होनी चाहिए। यहां कोई भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ खान सर के बारे में नहीं रह जाता। ये एक बड़ा सवाल बन जाता है कि इन्फ्लुएंस के इस दौर में एक एजुकेटर की, एक शिक्षक की असल जिम्मेदारी क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।